नमस्कार दोस्तों। यूपीपीसीएस जीडीसी के अंतर्गत जो है जो हमारा पेपर वन है यानी कि जीएस वाला जो पार्ट है उसमें एक सिलेबस दिया है कि भारतीय राज्य व्यवस्था और उसी के साथ जो है भारतीय अर्थव्यवस्था भी दिया हुआ है यानी कि इंडियन पॉलिटी और इंडियन इकोनॉमी एक लाइन में दिया हुआ है। और ऐसे में ये तो तय है कि दोनों यूनिट मिला करके लगभग आपसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब पॉलिटी इकोनॉमी दोनों 5 नंबर का है और आप पढ़ने जाएंगे तो आप देखिए कि कितना डिटेल से दोनों सिलेबस है। थकावट हो जाएगी। संभावना है कि या तो इंडियन पॉलिटी से 2-3 क्वेश्चन पूछते या इकोनॉमी से 2-3 पूछते। यानी कि पॉलिटी से जो संभावना है वो 2 या 3 प्रश्न पूछने की है, इससे अधिक नहीं है। ऐसे में कोई भी कैंडिडेट जो है वो सोर्स को लेकर के काफी परेशान रहता है कि इसमें कैसे पढ़े, कितना पढ़े। और कुछ नए कैंडिडेट हैं जो पहली बार दे रहे हैं इस तरह के पेपर, तो उन्हें ज्यादा उलझन हो रही है। तो ऐसी ही कुछ समस्याएं हैं, उनको तोड़ने का और समाप्त करने का हम लोग प्रयास करेंगे, और कुछ प्रूफ के साथ, कुछ डिवीजन के साथ, जिससे कि आपको तैयारी में आसानी हो। इसमें जो इंडियन पॉलिटी का पार्ट है इसको हम लेते हैं कि आखिर हमें पढ़ना कितना है और क्या है। और साथ में एक टॉपिक आज हम तैयार भी करेंगे, क्योंकि जब हमें रेंज पता होता है तो चीजें सीखना आसान हो जाती हैं। जैसे अ, देखिए, डिवीजन बहुत सारे हैं, लेकिन हम जो है इस पार्ट को ऐसे लेके चल रहे हैं कि कम से कम समय में कैसे हम इस पूरे कोर्स को खत्म कर सकते हैं। जैसे इंडियन पॉलिटी में आपको 2 चीजें सिर्फ पढ़नी है। देखिए कितना आसान लग फील हो रहा होगा। एक, जो हमारे संविधान में नहीं है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल। और एक जो है जो हमारे संविधान में है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल। इसको हम कहते हैं संवैधानिक, और इसको कहते हैं गैर संवैधानिक। सिर्फ 2 चीजें पढ़नी है। इसके अंतर्गत जो है आपको सिर्फ 4 पॉइंट जो है बेसिकली पढ़ना। वैसे तो है 21 ये पूरा, लेकिन बाकी पार्ट जो है वो एक एक शब्द है जो कि हमें इकोनॉमी में पढ़ना है। यहाँ पर आप सिर्फ 4 को यदि कवर कर लेते हैं तो ये पर्याप्त माना जाएगा। यानी कि आपको एक एनडीसी पढ़ना है, एनडीसी। दूसरा, नीति आयोग। नीति आयोग। तीसरे नंबर पे ह्यूमन राइट्स कमीशन। ये देखिए, हिंदी इंग्लिश का बहुत ज़्यादा आप कंफ्यूज ना होइएगा, ये सारा मैं एक एक करके बता रहा हूँ आपको। एनजीटी, इसे कहते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद। दरअसल ये जो बना है ये पंचवर्षीय योजना की जांच के लिए 1952 में बना था, और बहुत ज़्यादा रोल नहीं है इस समय। नीति आयोग के बारे में हम सब सुने हुए हैं। जब हम इसको पढ़ेंगे तो उस समय देखेंगे। एक जो है ह्यूमन राइट्स कमीशन, इसमें भी बस चेयरपर्सन वगैरह कौन है, थोड़ी बहुत एक्टिविटी। और एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, इसके बारे में। तो देखिए ये पूरा जो पार्ट है इसे पढ़ने में हमें टोटल 30 मिनट लगेंगे। 30 मिनट में ये तीनों हम लोग समाप्त कर सकते हैं, क्योंकि इस कोर्स में जो जरूरत है वो यहाँ से छोटे मोटे फैक्ट फिगर है, जो कि हो सकता है कि 10 मिनट में ये तीनों पार्ट आप कर सकते हैं, और बाकी 20 मिनट्स में आप नीति आयोग को करेंगे। यानी कि टोटल 30 मिनट्स में ये आप कवर कर सकते हैं। अब हम आते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो पार्ट है वो क्या पढ़ना है, यानी कि संवैधानिक जो चीजें हैं। तो ऐसे में ये बड़ा दिखता है। आप देखेंगे संविधान वाली जो बुक है
हम वैसे देख ले तो डर जाएं, लेकिन थोड़ा सा और हम इसको तोड़ते हैं कि कितना नजदीक से इसे समझ सकते हैं। वेट। सीधे सीधे कॉन्स्टिट्यूशनल ना लेकर हम कॉन्स्टिट्यूशन ही लेते हैं, या संविधान। देखिए, जो संविधान का विभाजन है, एक पुस्तक है, किताब है, जिसमें 1 से लेकर के 395 तक चैप्टर है, लेसन है। इसे कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज में हम आर्टिकल कहते हैं। जैसे हम किताब जो पढ़ते हैं उसमें लेसन 1, लेसन 2, लेसन 3 ऐसे करके ये टोटल जो लेसन है वो 395 है, जिसका कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड आर्टिकल होता है, इसलिए आर्टिकल 1 से लेकर के 395 तक है। अभी बड़ा दिख रहा है, थोड़ा सा और हम इसको तोड़ते हैं। जैसे मान लीजिए कि ऐसे ले सकते हैं, 1 2 3 50 51 ETC। अब देखिए, ये 1 से लेकर के 365 तक है, जिसमें से 1 से लेकर 4 तक एक यूनिट है, यूनिट नंबर 1, यूनिट 1। 5 से लेकर 11 तक ये आपका दूसरा यूनिट है, यूनिट 2। 12 से 35 तक जो है ये आपका यूनिट 3 है। 36 से 50 यूनिट 4 है। ये देखिए, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे जब हम अपने बुक में पढ़ते हैं लेसन को, तो आप देखिएगा कि 4-5 लेसन मिला करके एक यूनिट बना दी जाती है। उसी तरह से इस बुक में भी 4 चैप्टर को मिलाकर एक यूनिट बना दिया गया, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज में यूनिट ना लिख करके इसको पार्ट कहते हैं। यानी कि पार्ट 1, इसे पार्ट 2, और इसी तरह से पार्ट 3, पार्ट 4। हिंदी में भाग इसे कहते हैं, यानी कि भाग 1, भाग 2, भाग 3, ऐसे करके ये टोटल है। यानी कि जो टोटल भाग हैं वो 22 हैं। यानी कि मोटे तौर पर हम निष्कर्ष निकालें कि कितने आर्टिकल हैं। आर्टिकल, जिसे आप अनुच्छेद कहते हैं, ये 300 सॉरी 395 हैं। कितने भाग हैं यानी कि पार्ट हैं, तो ये आप देखेंगे कि टोटल 22 हैं। और एक जो है, हमारे संविधान में कई ऐसी बातें हैं जिसे एक्सप्लेन में जानने की जरूरत थी, एक्सप्लेन से उसको लिखा गया अलग से, मतलब एक एक छोटी मोटी किताब जैसी वो बातें हो गई। तो ये देखा गया कि यदि हम उसे इसी सीरीज में कहीं रख दें तो वो बड़ा अलग सा दिखेगा, कि ये नंबर आया वहीं पर पूरा डिटेल आप उसको पढ़ें तो अच्छा नहीं दिखेगा। आप समझ रहे होंगे इस बात को। तो कई ऐसी जरूरी बातें जो बहुत विस्तार से लिखनी थी, उसको अलग से लिख दिया गया, जिसका नाम है शेड्यूल, या हम इसे अनुसूची कहते हैं। अनुसूची या शेड्यूल, ये टोटल 12 है। अब देखिए, इन्हीं को हमें पढ़ना है, जिसमें से ये दोनों आप जल्दी सीख जाएंगे। अब डरिएगा नहीं, ये कुछ नहीं है 395, इतना आपको पढ़ना नहीं है। हम एक एक करके तोड़ तोड़ करके समझते हैं, जिससे कि आपको चीजें आसान लगे। जैसे आज हम इसे याद कर लेते हैं, वो भी आसान तरीके से। कुछ मिनट का ये भी है, इसे भी कर सकते हैं। फिर हम इसका भी R&D करेंगे, क्योंकि इसमें ज्यादातर हमें पढ़ना ही नहीं है। तो फिर हम 1-2 नंबर से शुरू करेंगे, पहले ये दोनों जब हो जाते हैं तो भाग पे आते हैं। यानी कि पार्ट या भाग, पार्ट या भाग, जो कि हमें पता है कि टोटल 22 हैं। देखिए 22,
अगर अभी याद हो जाए तो क्या समस्या है, वो भी थोड़े से अगर हम इस पर केयर करें तो इजीली हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। भाग को याद करते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये है हमारा पार्ट या भाग। एक बार पूरा लिखते हैं, बाकी हम शॉर्ट में कर देंगे। भाग एक। देखिए 22 हमें याद करना है, ये पहाड़ जैसा दिखता है। लेकिन यदि छोटे छोटे इसका डिवीजन में हम कर दें कि ये करना है ये नहीं करना है, तो चीजें आसान हो जाती हैं। और उसी आसान के क्रम में हम देखते हैं कि इस 22 में से 4 आपको बिल्कुल पढ़ना ही नहीं है। कौन कौन से हैं? 7 है, 19 है, 21 है और 22 है। ये 4 पढ़ना ही नहीं है, किसी भी तरीके से आपसे नहीं पूछा जाएगा। 7 तो सिलेबस तो छोड़िए, संविधान में ही नहीं है, इसको हटा दिया गया है। यानी कि 4 तो हमारे वैसे कम हो गए। यानी कि आप मोटे तौर पर देखें कि टोटल 22 हमें पढ़ना था, 4 हमने बिना कुछ मेहनत के याद कर लिया, अब बचे 18। 18 भी टूल्स टेक्निक से हम याद कर सकते हैं। जैसे आपको पता है कि हमारे देश में कितने यूटी हैं, यानी यूनियन टेरिटरी हैं, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश हैं। टोटल संख्या कितनी है? 8 है। तो 8 में यूटी है। आपको ऐसे आप इसे याद कर सकते हैं। दूसरा आप देखेंगे कि जो लोग सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं आजकल, आप जानते हैं कि आसान नहीं रह गया है। विशेषकर ग्रामीण पृष्ठभूमि से जो बच्चा आता है उसको 2-4 साल लग जाते हैं इसका लेवल समझने में, फिर सोर्स, फिर फाइनेंशियल कंडीशन, फिर उसी में जॉब, ईटीसी सब मिला करके कई बार एक वनवास जैसा टाइम लग जाता है, यानी कि 14 साल लग जाते हैं। आप इसे ऐसे कंसीडर कर सकते हैं, 14 साल का एक वनवास ही है। इसमें आप यूपीएससी और पीसीएस को ले सकते हैं। शब्दावली जब इतना याद रहेगा तो आप वहां से इन सब चीजों को आसानी से देख सकते हैं। ठीक है। किस एज में माना जाता है कि एकदम इमरजेंसी वाला उसका एज चल रहा है, यानी कि उसके बाद उसके लाइफ की सभी गतिविधि जो है कानूनी रूप से तेज हो जाती है? अंदाजा आपको लग रहा होगा कि भारत में जो एज है वो 18 वर्ष है, यानी कि इसमें जो है इमरजेंसी को रखा गया है, या आपातकाल, एकदम आपात की स्थिति है 18 वर्ष की एज। देखिए अगर आप चीजों को जोड़ के याद रखेंगे ना तो ये हमेशा के लिए आपको याद रहेंगी और ज्यादा समस्या इसमें नहीं आएगी। स्टार्ट के जो ये भाग होते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये नॉर्मली नहीं पूछता है लेकिन फिर भी यूनियन एंड इट्स टेरिटरी करके ये है। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी आप इसको स्किप कर सकते हैं फिलहाल में, नॉर्मली नहीं पूछता, लेकिन आप चाहे तो एक बार देख सकते हैं। द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी हिंदी में इसको कहते हैं संघ और उसका राज्य क्षेत्र। दो को देखिए कैसे याद रखेंगे कि अभी आप देखेंगे एसआईआर हो रहा है, या भारत में नागरिकता बार बार चेक होती है या देखी जाती है, या नागरिकता लेनी पड़ती है, या कोई छोड़ता है, इन सब को लेकर के काफी कड़े कानून है। ये सब क्यों है? ताकि देश में कोई दो नंबरी ना रहे, कोई दो नंबर का व्यक्ति ना रहे, कोई बाहरी देश का व्यक्ति ना रहे। ठीक है। तो दो नंबर व्यक्ति क्या होगा, यानी कि यहां पर सिटीजनशिप जो है ये देखी जाती है। सिटीजनशिप या नागरिकता, नागरिकता हमारा दूसरे पार्ट में है। तीसरा देखिए, इसे एकदम याद रखना है, तीसरा चौथा जो है वो इतनी बार पूछा गया है और मुझे लगता है कि मैक्सिमम कैंडिडेट को पता भी होगा। ये हमारा फंडामेंटल राइट है, यानी कि मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार। चौथे नंबर पर डीपीएसपी है, यानी कि राज्य के नीति निदेशक तत्व, डीपीएसपी।
यानी राज्यों को कुछ अधिकार दिए गए हैं कि वो अपने राज्य के विकास के लिए कुछ नियम कानून बना सकता है। ये जब हम आर्टिकल पढ़ेंगे तो वहां पर देखेंगे। ये दोनों बिल्कुल याद रहना ही चाहिए, क्योंकि ये इस पर आपको कुछ लिंक बनाने की जरूरत नहीं है, ये अनिवार्य है। 3 पे आपके राइट हैं और 4 पे राज्य के राइट हैं, आप ऐसे याद रख सकते हैं। 5 और 6 ये देखेंगे कि ये हमारा सेंट्रल है, या कह सकते हैं कि यूनियन, या आप इसे सेंट्रल कह सकते हैं। 5 नंबर पे देखिए, 5 जो मेन पावर है देश में, आप ऐसे कंसीडर कर सकते हैं कि जो मेन पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, यूनियन गवर्नमेंट के पास है। तो 5 में यूनियन है, और इसके अगले ही चरण में स्टेट की पावर दी गई है, यानी कि यूनियन एंड स्टेट, यानी कि राज्य। ये हमारा संघ है, और संघ के जस्ट बाद जो है राज्य है। ठीक है, 7 खत्म ही हो गया। कुछ यहाँ पे स्किप हुआ है, 8 9। अब देखिए यहाँ पर जो है 9 नंबर कई बार पूछा गया है, ये भी मतलब काफी इंपॉर्टेंट है। ये आपको बिल्कुल भूलना ही नहीं है किसी भी कीमत पर। ये आर्टिकल मैं इधर कर दे रहा हूं। इसमें पंचायत है, पंचायत है। इस पर कई बार आप पढ़ेंगे, क्योंकि अभी जब हम आर्टिकल देखेंगे, शेड्यूल देखेंगे, अनुसूची, सब जगह ये आएगा। अभी हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि किस भाग में क्या है। तो यहाँ पर पंचायत है, पंचायत। और इसी के ए पार्ट में, यानी कि 9A में या 9 क में नगर पालिका है या म्युनिसिपालिटी है, नगर पालिका है। यानी कि इसको भी आप इंपॉर्टेंट में रख सकते हैं। अब थोड़ा सा कुछ और शब्दों का चयन करते हैं, जिससे कि ये चीजें हमें अच्छे से प्रिपेयर्ड हो जाए। जैसे आप देखे होंगे कि कई बार हम कई लोगों के साथ जो है प्रयोग करते हैं कि एक एक रुपए का मोहताज है वह व्यक्ति जो है, या इस ग्रुप के लोग एक एक रुपए के मोहताज हैं, या इन लोगों का विकास नहीं हुआ है, एक एक रुपए के मोहताज हैं। तो वो एक एक रुपए का मतलब क्या है, एक रुपए में कितने आने होते हैं, आप उससे कनेक्ट कर सकते हैं। 16 आने, तो 16 आने के मोहताज। तो ये जो है स्पेशल प्रोविजन है कुछ लोगों के लिए। स्पेशल प्रोविजन है, विशेष जो है कह सकते हैं कि यह प्रावधान किया गया है कि एक तरह से कह सकते हैं कि कुछ ऐसे व्यक्ति जो अपना विकास नहीं कर पा रहे हैं समाज में, या पिछड़ गए हैं ईटीसी, उनके लिए एक स्पेशल प्रोविजन जो है वो 16 में रखा गया है। एक इम्पॉर्टेंट में ये 15 भी रखेंगे, क्योंकि ये हर बार इम्पॉर्टेंट रहता है। ये 4 तो हमें रखना है। एक यहाँ पर है ये निर्वाचन, यानी कि चुनाव। चुनाव जो है ये 15 में हमारा होता है। अभी हम चीजों को थोड़ा सा कनेक्ट करेंगे, जिससे कि ये पॉइंट अपने आप उसमें कंसीडर हो जाएगा। अब क्या बच रहा है, 1 और 0। 1 और 0, आप ये बताइए कि क्या ये देखने में संतुलन दिख रहा है कि नहीं। 1 और 0, यानी कि एक जो है जिसके पास ज्यादा पावर है, एक जो है 0 दिख रहा है, यानी कि असमानता को व्यक्त कर रहा है। तो असमानता किस क्षेत्र में होती है, तो आप देखेंगे कि अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र। अनुसूचित व जनजाति क्षेत्र, ये ट्राइब्स एरिया को लेकर के यहाँ पर बताया गया है इस पार्ट में, यानी कि पार्ट नंबर 11 में। ठीक है, अब 11 है, मान लीजिए कि 1 1 है। ये कैसा संकेत है, अच्छा है। 1 1 सब लोग बराबर हैं, 1:1। इसमें सेंट्रल और स्टेट के रिलेशन बताए गए हैं। आप देखेंगे कि सेंट्रल और स्टेट के रिलेशन है 1:1, दोनों बताए गए हैं। यानी कि संघ राज्य संबंध, संघ राज्य संबंध बराबर की बात है, तो दोनों को
दोनों के रिलेशन को यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है। अब देखिए यहाँ पर 1:2 हो गया, यानी कि एक जो है अब कमजोर हो गया और दूसरा जो है पावरफुल हो गया। यहाँ बराबर थे लेकिन यहाँ पर एक कमजोर हो गया, एक ज्यादा हो गया। तो एक व्यक्ति, दोनों बराबर हो, एक आगे किस बेस पे बढ़ता है? तो आप देखे होंगे कि उस व्यक्ति के पास फाइनेंस बढ़ जाता है, प्रॉपर्टी बढ़ जाता है। तो 12 में जो है इन्हीं दोनों को रखा गया है, यानी कि फाइनेंस एंड प्रॉपर्टी। वैसे एक दो शब्द और हैं लेकिन आप इससे जो है इसको याद रख सकते हैं, फाइनेंस एंड प्रॉपर्टी। ठीक है। 13 वैसे तो सामान्यतः नहीं पूछा जाता है, लेकिन आप ऐसे समझ सकते हैं कि पूरे इंडिया में कहीं पर भी आपको बिजनेस करने, व्यापार वाणिज्य इन सब को करने का परमिशन ही देता है। बहुत ज़रूरी नहीं है लेकिन फिर भी आप इसको देख सकते हैं, यानी कि बिजनेस, कॉमर्स, ईटीसी, व्यवसाय, ईटीसी, मतलब ये सभी चीजें यहाँ पर कंसीडर हो जा रही हैं। अब देखिए सिर्फ दो हमारे पास बचा है, यानी कि 17 और 20। 20 मतलब ये है कि यहाँ हमने देखा 10 ये कमजोर था, यहाँ ये हो गया, मतलब बस एक लिंक के तौर पे है। 20 है हमारा संविधान संशोधन। संविधान संशोधन ये भी इंपॉर्टेंट में आप इसे रख सकते हैं, संविधान संशोधन यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अब बस एक पार्ट बचा है 17। इसे वैसे बाद में आपको जल्दी याद हो जाएगा लेकिन फिर भी मैं लिंक करता हूं, आपको अगर याद हो तो। कई बार आप सुनते होंगे, अगर आपका विषय भी होगा तो 8वीं अनुसूची में क्या है? भाषा है, 22 भाषाएं हैं जिसके बारे में आपको एक्सप्लेन किया गया है। किसमें है? 8वीं में है। तो 8वें अनुसूची में 22 भाषाओं का जिक्र है। इन दोनों का अगर हम टोटल कर दे तब भी 8 होगा, और इसमें राजभाषा है। आप देखिए हर जगह 8 को फिट नहीं कर पाएंगे, आप टोटल करके देखेंगे तो हर जगह ये 8 फिट नहीं होगा। एक जो सिंगल 8 था वो 8 यूटी था, तो ये तो हमने पहले ही ले लिया है। तो बस इसके साथ हम थोड़ा सा एक कनेक्टिविटी बना सकते हैं। अब पहले पार्ट पे हम आते हैं। जैसे कि यहाँ हमने देखा कि जब हम पढ़ने जाएंगे तो ये हमारा नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट है जो लगभग 30 मिनट में हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन वाले में जब जाएंगे तो यहाँ आप देखेंगे कि वेट, इसमें एक तो पार्ट है, इसके अलावा शेड्यूल है, और फिर जो है आर्टिकल है। तो पार्ट आपने लगभग लगभग देख लिया है और इसे कई बार आपको रिवीजन करके इससे मतलब खुद को ये बताना है कि ये टॉपिक मेरा तैयार है। उसी तरह से लगभग 20-30 मिनट में आप शेड्यूल को देख लेंगे। फिर जो है आर्टिकल में कुछ कुछ आर्टिकल को लेकर के हम पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। सारा नहीं पढ़ना है, 395 को लेकर के हेडक नहीं लेना है आपको। इस कंप्लीट सिलेबस का या जीएस पेपर 1 के जितने भी पार्ट है उन सभी का जो है हम एक एक करके क्लास जो है आपको प्रोवाइड कराएंगे। और इसके संबंध में फ़ी क्या है, कि कब तक चलेंगी क्लासेज, कैसे हैं, किस तरह आप अटेंड करेंगे ईटीसी, इन सब के लिए आप इस दिए गए नंबर पे मैसेज या कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।